इन लोगों की गुंडागर्दी चलती है और आप ऐसे गुंडों के लिए बैठे हैं। ये सारे हॉकर्स लोग को यूनियन बनाने के लिए उनसे कुछ पैसे जो लेते हैं, ये जो कहा जाता है कि आप पैसा जमा कर रहे हैं और पैसा जमा करके हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहीं जो आरोप लग रहा है, ये इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है। इस वक्त इलेक्शन करीब में आया है, कुछ ये कह रहे हैं कि आपको नेता बनने का जो है कीड़ा काट रहा है, तो कहीं ऐसा है कि आपको नेता बनने का बड़ा शौक चढ़ा तो आप इन लोगों को लेकर के यहाँ बैठ के तुम्बा गाड़ दिया, ऐसा कुछ? और जो छेड़छाड़ की बात है, इनकी माँ बहनें नहीं है। आप एक केस दिखा दो किसी फेरी वाले के खिलाफ जो सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, क्या दिहाड़ी पे बैठे हो क्या आप लोग यहाँ पे? बताओ काय के लिए बैठे हो यहाँ से? दिहाड़ी पेट के लिए बैठे हम लोग, अपने पेट के लिए बैठे थे। कोई 500 रुपया 200 रुपया दिहाड़ी पे तो कोई नहीं, अपने पेट के लिए बैठे हम लोग। 10 महीने से धंधा हम लोग का। चुनाव में ना पीछे नहीं घूम रहे हैं कि 500 रुपये में हम लोग पेट के रोजी रोटी के लिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आइए देखते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए आंदोलनकारी के लीडर बने हैं उनसे कि वो जो उन्होंने आरोप लगाया है वो आरोप में कितनी सच्चाई है, कौन पत्रकार घूस लेने वाला है, कौन दलाल है, कितने अधिकारी उसमें जो लिप्त हैं घूस लेने के चक्कर में। आइए उनसे जानते हैं और जानते हैं कि ये आंदोलन ख़त्म कब होगा, ये आंदोलन के पीछे क्या किसी राजनीतिक तत्व का हाथ है, गीता जैन को बदनाम करने की साजिश है, या फिर हकीकत में इनको ज़रूरत है जंगे की और इनके पेट पालने के लिए ये धंधा करना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए वो जंगे की डिमांड कर रहे हैं गीता जैन से, नगर पालिका से। आइए जानते हैं उनका क्या है। मेरे साथ में मौजूद यहाँ पर आज एक आंदोलन को लेकर के लीड कर रहे हैं और ये उन गरीबों का आंदोलन है जिनके लिए हमारे नेताओं को सबसे पहले फैसला लेना चाहिए था। आखिरकार वो फैसला नहीं लिया गया, कारण क्या है ये पता नहीं चल रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि ये लोग मीरा भाईंदर के नहीं हैं, इन लोगों का वोट देने में हाथ नहीं है, जिताने में हाथ नहीं है, तो हम इन्हें बिठाए क्यों? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं जो मीरा भाईंदर के अंदर में कुछ वक्त पहले पत्रकारिता भी कर चुके हैं और इन्हीं ने एक आरोप भी लगाया था कि पत्रकार लोग भी फेरी वालों से हफ्ता लेते हैं, ऐसा आपने आरोप भी लगाया था। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पत्रकार ही आपकी ये मुसीबत को दिखा रहा है, तो आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, मैं जब आरोप लगाता हूं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ तथ्य होता है। जिस चैनल ने ये दिखाया कि मैं पत्रकारों पर आरोप लगाया हूं, उसने उसमें एडिट किया, उसने ये नहीं कहा कि मैंने कुछ पत्रकार गए थे। और निश्चित तौर पर मैं अब भी यही कहूँगा कि वाकई कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पहले खुद फेरी वाले थे। कोई डोसा बेचता था, कोई अगरबत्ती बेचता था, आज वो क्या कर रहे हैं सबको पता है। वो अगर ये दिखा रहे हैं, वो खाली बता रहे हैं कि मैंने बता रहे। कई पत्रकार ऐसे हैं, आज पूरा मीरा भाईंदर प्रेस क्लब है जिसमें 98% पत्रकार मेरे साथ हैं, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। बस उनको खाली किसी के इशारे पर इस आंदोलन को बदनाम करना, इसलिए अपना काम कर रहे हैं। सारे पत्रकार ऐसे नहीं, जैसे देखिए हमारे सारे फेरी वाले भी अच्छे नहीं है, एक आध कोई ऐसा आगे बढ़ के लगाता होगा, एक आध कोई ये जो बड़ा लगाता होगा, लेकिन जिस तरह से हमारे फेरी वाले सारे अच्छे नहीं हैं, उसी तरह से सारे पत्रकार को भी मैंने आरोप नहीं लगाया। 1-2% निश्चित तौर पर है और मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि वो हैं। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ, चलिए हम मान लेते हैं, पर वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, जो दुकानदार है, ये तो फेरी वाले हैं, ये अपना जो शाम को रात को सामान उठा के चले जाते हैं, पर जो वहाँ पे परमानेंटली जिनकी दुकान है वो ये कहते हैं कि वहाँ की बहन बेटियों को स्कूल जाने में दिक्कतें होती थी, इन लोगों की वजह से एम्बुलेंस जाने में दिक्कत होती थी, इन लोगों की गुंडागर्दी चलती है और आप ऐसे गुंडों के लिए बैठे हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने इन फेरी वालों को गुंडा कहा है उनको मैं कहूँगा, अगर ये वाकई गुंडे होते तो तुम यहाँ रह नहीं पाते। इनको गुंडा नहीं बनना है, इसीलिए स्वयं रोजगार कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं। और जो छेड़छाड़ की बात है, इनकी माँ बहनें नहीं है। आप एक केस दिखा दो किसी फेरी वाले के खिलाफ जो छेड़छाड़ का है, और जो ये आदमी आरोप लगा रहा है आप उसके खिलाफ थाना कोर्ट में जाइए। 2.5 करोड़ की दुकान उसने हड़प लिया है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रही है, उसके खिलाफ 420 का, और वही आदमी है कि किसी राजनेता के दबाव में 8 लाख रुपए में फुटपाथ बेचा है वहां पर। यह प्रशासन जांच करके क्यों नहीं इस पर मामला दर्ज कर रहा है? एक और सवाल, इस वक्त इलेक्शन करीब में आया है, कुछ ये कह रहे हैं कि आपको नेता बनने का जो है कीड़ा काट रहा है, तो कहीं ऐसा है कि आपको नेता बनने का बड़ा शौक चढ़ा तो आप इन लोगों को लेकर के यहाँ बैठ के तुम्बा गाड़ दिया, ऐसा कुछ है? अगर 100 गरीबों के, 175 गरीबों के 2000 परिवार को न्याय मिलता है
उनकी रोजी रोटी शुरू होती है तो निश्चित आप समझ लो मुझे कीड़े ने काटा है। और वो कीड़ा 145 विधानसभा में आने वाले समय में किसको किसको काटेगा वो पता चलेगा वक्त आने पर। मैं आपसे एक और थोड़ा, मेरे सवाल आपसे व्यक्तिगत नहीं है, पर मुझे कहना इसके लिए पड़ रहा है कि आपने कुछ पत्रकारों का नाम लिया, आप खुद पत्रकार रहे, आप पे कभी कोई क्लेम लगा कि नहीं? अच्छा, आप बताइए, आपने कैसी की पत्रकारिता, कभी लेन देन की है कि नहीं की? पिछले 30 वर्षों से मैं जैन टीवी, सामना, नवभारत टाइम्स, जी न्यूज़ में प्राइवेट केसेस के लिए ऐसे कई जगह पे मैं काम कर चुका हूँ। आप पहले तो अभी जो पत्रकार आए हैं वो मेरे समय में थे ही नहीं, और मेरे समय में पीठ पत्रकारिता नहीं होती थी। ये राजू गोयल जी बैठे हैं, बहुत पुराने मित्र हैं मेरे। पीठ पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप किसी के इशारे पर चल रहे हो और आप पत्रकारिता की गरिमा खत्म कर रहे हो। एक ऐसा समय था कि आदरणीय लोकमान्य तिलक जी एक संपादकीय लिखते थे और पूरी ब्रितानी सरकार हिल जाती थी और उनको 3 साल के लिए जेल भेजती थी। एक आरोप, आज जो सांसद, माजी सांसद हैं संजय निरुपम जी, वो 15 साल मेरे बॉस रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, वो मेरे गुरु रहे हैं। आदरणीय अजय भट्टाचार्य जी जैसा आदमी जिसने पूरी गीता को, भागवत गीता दोहे में लिखा है, वो मेरे गुरु हैं पत्रकारिता के। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस हिंदुस्तान में अपने एक गरिमा आसमान बनाया है, उनका शिष्य 30 साल पत्रकारिता किया है। एक आरोप मेरे ऊपर दिखा दे, मैं वो सारे जितने हैं उनको चैलेंज करता हूँ। अगर मेरे ऊपर एक आरोप दिखा दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा उसमें। एक आरोप आप पे और लगता है कि आप दादर से लेकर के पालघर तक आपका वसूलीबाजी चलती है, तो ये आरोप कितना सही है? देखिए, एक संगठन है जिसका नाम है आज़ाद हॉकर्स यूनियन। अभी आने वाले समय में हाई कोर्ट ने सारे यूनियन के लोगों को नोटिस देने के लिए कहा है कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट है कि नहीं, इसका इनकम टैक्स होता है कि नहीं, ऐसे समय में पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगला बंदे को दादर से पालघर कितना दूर है पता ही नहीं है। मैं मीरा भाईंदर के आगे कभी गया हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे याद ही नहीं मैं कब गया हूँ, या तो जब दिल्ली जाता हूँ तो ट्रेन से जाता हूँ। नहीं, ये जो आप ये सारे हॉकर्स लोग को यूनियन बनाने के लिए उनसे कुछ पैसे जो लेते हैं, ये जो कहा जाता है कि आप पैसा जमा कर रहे हैं और पैसा जमा करके हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहीं जो आरोप लग रहा है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है इसमें, बिल्कुल सच्चाई है कि पिछले 30-35 सालों से मेरे पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल है, भाड़े के घर में रहता हूँ। मेरा खुद का घर एसआरए में गया है। और यहाँ के पत्रकार जिनकी औकात नहीं है, ऐसे पत्रकार 20-20 लाख की गाड़ी में चलते हैं। हमारे भाई जो है 5 रुपया महीना, कितना रजिस्टर संगठन है, 5 रुपया महीना, ये यहाँ सारे बैठे पूछ लीजिए, 12-5 60 रुपया 1 साल का, ये मैं हक से लेता हूँ, जो मेरा अधिकार है। अच्छा, अब हम वापस से इन लोगों के लिए आ जाते हैं। आप वैसे कब तक बैठे रहेंगे इनके लिए? अब तो ये आर पार की लड़ाई है, तो हमारी यहाँ से लाश जाएगी या तो इसका कुछ फैसला होगा। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जहाँ पे हम बैठते थे बैठे, चलो ठीक है तुम बड़े भाई हो, हम तो हमेशा व्यापारियों को बड़ा ही समझते, लेकिन हटाया क्यों आपने? क्यों हटाया आपने? पूरे मीरा भाईंदर में हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन बना क्या? सारे हॉकर जो प्रोहिबिटेड इलाका है स्टेशन से 150 मीटर, वहाँ से फेरी वाला आपने हटाया। कुकिंग बैन हाई कोर्ट के हिसाब से उनको आपने बंद किया। हाथ गाड़ियाँ यहाँ के कमिश्नर शिवमूर्ति नाइक जी ने बंद किया था, आपने वो गाड़ियाँ हटाई। ये प्रशासन, महानगर पालिका और हमारी बहन फूट डालो और राज्य कर रही हैं। हम फेरी वालों को आपस में टुकड़े में बांट के, मेरे ऊपर आरोप लगा के, बस आने वाले समय में कि किसी तरह ये मेरा प्रतिद्वंदी ना हो जाए, मेरे सामने चुनाव ना लड़ जाए, इसके लिए आरोपों की लड़ियां भेज रही है और मैं भी खुश हूँ। एक और सवाल, वो एमएलए जो हैं यहाँ की हैं, 10 लाख लोगों की वो एक अकेले लीड करने वाली हैं विधानसभा में, 10 लाख लोगों की वो एक अकेली आवाज़ है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वो आवाज़ कभी इन जो रोड पे लगाने वाले व्यापारी हैं, हॉकर्स हैं, इन लोगों के बारे में कभी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि नहीं? उन्होंने जब महापौर थी और जब मीडिया के सामने रोती थी कि मुझे जिताओ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तब 9 वचन जो उनके थे उनमें फेरी वालों के लिए एक वचन था कि मैं आप लोगों को बसाऊंगी।
विधानसभा तो छोड़ दीजिए, उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नहीं उठाया। और मेरी कोई गीता जैन जी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मेरा खेत उनका खेत बगल में, मैं उनका खेत ज़्यादा जोत लूँगा, ऐसा नहीं है। और आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि फेरी वाले बाहर से आए हैं, कहाँ से आए? पाकिस्तान से, इस्लामाबाद, चाइना से। आदरणीय गीता जैन जी जिस परिवार में हैं, बहुत शांतिपूर्ण परिवार है। आदरणीय मीठालाल जैन जी बीकानेर से सांसद रहे हैं, वो भी तो वहाँ से यहाँ आए हैं ना। रोजी रोटी जिसके पेट की भूख जाती है वो हर किसी को यहाँ बेचती है। ठीक है, आज आप पहाड़ हैं, आप अरबोपति खरबोपति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब, आप जो कहोगे, आप जो प्रताड़ना करोगे वो प्रताड़ित होंगे। कि ये जो हॉकर्स लोग हैं इसमें कुछ बीमार लोग भी हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। कल के दिन एक कोई महिला थी जो काफ़ी सीरियस हुई, उनको यहाँ से लेके चला जाया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इन केस अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त संजय काटकर जी और हमारी, जैसा कि आपने कहा कि 10 लाख लोगों का नेतृत्व करने वाली हमारी विधायिका आदरणीय गीता जैन जी की होगी और पूरी जवाबदारी इन्हीं की होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो हमारी गीता भरत जैन मीरा भाईंदर 145 की एमएलए हैं, वो इन लोगों के लिए कितना बुलंद आवाज़ उठाती हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि उन्होंने जब महापौर थी तभी उन्होंने जो फेरी वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ सोचा था, पर आज ये सोचा है कि उन्हें यहाँ से हटाना है, और हटा करके कहाँ शिफ्ट करना है इस बारे में नहीं सोचा है, पर सोचा ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ है कि इन्हें हटाना है। अब हटाने की वजह जो है, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि इनसे वहाँ पर ख़तरा है, झगड़े होते हैं, एम्बुलेंस नहीं पास होती है, अशांति वहाँ पे होती है, वहाँ के लोगों का ये कहना है। और इनका ये कहना है कि ये वहाँ पे शांति से धंधा करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। यहाँ तक का इन लोगों में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों की वजह से कई दुकानदारों के ऊपर में छीना झपटी नहीं होती थी। पहले शायद वहाँ पे छीना झपटी होती थी, जब से ये लोग बैठे वहाँ पे छीना झपटी का काम बंद हो चुका था। सोसाइटी वाले निश्चित तौर पर सोते थे, सोसाइटी वाले आराम से सोते थे और फेरी वाले नीचे उनकी चौकीदारी करते थे। कोई ऐसे सोसाइटी वाले नहीं होंगे जो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए काम पे नहीं जाते। तो हमारे फेरी वालों का एक टाइम था, वो जो बता रहे हैं बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों का स्कूल सुबह का 7:40 का होता है, दूरियों के कारण 6:30 पौने 7 बजे बच्चे निकलते हैं, और फेरी वाला आता है वहाँ पे शाम को या 10-11 बजे आता है। और सबसे बड़ी बात तो कि जितने फेरी इनसे पूछिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गीता जैन जी के साथ जाकर उनके प्रचार किया था, उनको जिताने का काम किया था। महेश जायसवाल जी वही धंधा लगाते हैं। हार के मैं जायसवाल जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जब आप गीता जैन जी के लिए झंडा उठा करके उनके नाम का चर्चा कर रहे थे, लोगों के बीच में उनकी पहचान बना रहे थे आप, तो उस वक्त में क्या ये सोचा था कि कभी आपको भी उनके खिलाफ बैठना पड़ेगा? ऐसा कभी मैं नहीं सोचा था, मतलब ज़िंदगी में ऐसा नहीं करता। हम लोग को बोला गया कि नहीं, आपको आएंगे तो हम लोग धंधा आपको अच्छे से मिला जाए। जो 9 वचन सुने थे हम लोग वही सोचे थे, चलो हमारा मैडम आएंगे तो हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा अच्छे से। हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो छोटा सा है वही रोजी रोटी मिले, हमको कुछ नहीं चाहिए। आज हम 4 दिन है, तीसरा दिन है, क्या हम लोग स्थिति गुजर रहा है हमको मालूम है। एक टाइम हम लोग ने 2-1 घंटे नहीं खाए तो भूखे से हालत ख़राब हो जाता है। आज 3 दिन हो गया, कोई पूछने नहीं है। मैं एक से आप सवाल करना चाहता हूँ। आपके घर में जो है, आप ही जिम्मेदार हैं आपके घर चलाने वाले, या फिर कोई और भी कहीं से और भी सोर्स है पैसे का? नहीं, खाली कोई नहीं है। आज मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ तो अभी 1 साल हुआ एक्सपायर हो गई, तो उसमें हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस से गांव ले गए थे, तो पैसे थे तो हम लोग ले गए थे। लेकिन अभी ऐसा स्थिति हो गया, जो बरसी बोलते हैं ना 1 साल में सब करते हैं, वो नहीं कर पाए कि पैसे नहीं थे। हम लोग ब्राह्मण से पूछे, बोले 5 ब्राह्मण को खिला दो बस, इससे ज़्यादा मत खिला। कि इतना स्थिति खराब कर दी हम लोग का, क्या बोलूँ अभी। यानी कि अगर हम समझे कि आपका सबसे मेन इनकम था वो था आपका जो पूरा बंद हो गया है। आज हमारे ऊपर कम 4-5 लाख रुपये कर्जा हो गया है। आज घर का लोन नहीं भर पा रहा हूँ। आपको दिखाऊं ना, MI सब माने एकदम सब ब्लैक लिस्ट में जा रहा है।
मोदी जी से जो 10,000 रुपये का लोन मिला है वो सब नहीं भर पा रहा, कैसे क्या बताऊं अभी आपको बताओ। आप ये देख सकते हैं कि इनके आंख के आंसू ये बता रहे हैं कि ये वहाँ पे बैठ करके ईमानदारी से अपने धंधे को करते थे और इनका वहाँ से घर चलता था, वहाँ से इनका जो है परिवार पलता था, इनके बच्चे उसी धंधे की वजह से पढ़ते थे। पर आज ये यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं और प्रशासन से, शासन से एक ही चीज़ की गुहार लगाते हैं कि इनको इनका हक दिया जाए। ये मेहनत करना चाहते हैं, ये चाहे तो चोरी भी कर सकते हैं, ये गुंडागर्दी भी कर सकते हैं, पर ये ईमानदारी से बिजनेस करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों जैसे लोग ने ही मेहनत की है। ये टैक्स पेयर हैं यहाँ के, ये लोग जब कुछ लगाते हैं, हमारी नगर पालिका 60-60 रुपये की पावती लेती है, वो कहाँ जाएगा पैसा? नगर पालिका इन लोगों के आंसू को क्यों नहीं देखती? अधिकारी इनके आंसुओं को क्यों नहीं देखता है? क्या इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है? ये गरीब हैं इसलिए, या इनका कोई पुरसाने हाल है या नहीं है? ऐसे लोग अगर इनके सामने खड़े हैं तो इन पर आरोप भी लगते हैं कि ये पैसा वसूली लोग हैं, ये पैसा वसूली करने वाले हैं, इनका दादर से लेके पालघर तक का इनका कलेक्शन चालू है। ऐसा आरोप लगा के इनको निहत्था करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि इनमें भी कोई ना कोई कमियां हो। अब कितनी कमियां होगी ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनमें क्या क्या कमियां हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये पता नहीं ऐसा किसी के मन में आए कि भाई ये लोग पैसा ले लेके यहाँ पे बैठे हुए, 500 रुपया दिहाड़ी पे यहाँ पे बैठे हुए, हो सकता है ऐसा भी। पर मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई क्या दिहाड़ी पे बैठे हो क्या आप लोग यहाँ पे? बताओ काय के लिए बैठे हो यहाँ से लोग? दिहाड़ी पे पेट के लिए बैठे हम लोग, अपने पेट के लिए बैठे थे। कोई कोई 500 रुपया 200 रुपया दिहाड़ी पे तो नहीं? कोई नहीं, अपने पेट के लिए बैठे हम लोग। 10 महीने से धंधा हम लोग का। चुनाव में ना पीछे पीछे नहीं घूम रहे हैं कि 500 रुपए में हम लोग पेट के रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। अच्छा, आप तो एक बोन कैंसर के पीड़ित भी है ना? हाँ, मैं बोन कैंसर का पीड़ित हूँ। आज 4 महीना हो गया। 16 क्या करते थे आप? मैं रोड पे धंधा लगाता था शांतिनगर सेक्टर 1 में। आज इनके हड्डियों का कैंसर हो चुका है इनको, उसका जिम्मेदार कौन है? ये वहां से चंद भी पैसा नहीं हमारे पास में कि अपना दवा इलाज भी करा सके हम बराबर से। अरे तो क्या जरूरत है? गरीब को वैसे ही मरना है, तुम्हें दवा इलाज की क्या जरूरत है? यहाँ पड़े रहिए आराम से, जब आपको कुछ होगा टेम्बा हॉस्पिटल करीब में, वहाँ एडमिट कर दिया जाएगा। सुकून से बैठिए यहाँ पे, आपके लिए कुछ नहीं है सरकार के पास में। एक ही चीज़ है, आंदोलन होता था उस वक्त में होता था जब आंदोलन का असर होता था। आज आंदोलन सिर्फ एक खेल है और सरकार इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ अपने लाठी और डंडे के बलबूते ख़त्म करना जानती है। अब देखना यह है कि ये कब तक यहाँ बैठते हैं, ये लोग सरकार के कान पे कब जूं रेंगती है, इनकी आवाज़ कब पहुँचती है। जैसा कि आपने देखा, हमने उनसे बहुत कठिन सवाल किए और सवाल के उन्होंने उतने ही सरलता से जवाब भी दिए हैं। देखना यह है कि जो ये बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन इनकी चीज़ों को समझती है? क्या वाकई में इन्हें ज़रूरत है जगह की, ताकि ये अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत कर सके, एक अच्छा बिजनेस कर सके? दोस्तों, आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।